जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। हमारा जो यह सीखो केमिस्ट्री का सीरीज है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब देखिए, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जब हमारा ख़त्म होगा, कुछ वीडियोज़ रहेगा, इसको अगर आप देखते हैं तो फिर आपका केमिस्ट्री इनहेंस होगा और फिर आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है वो सही तरीके से समझ में आएगी। तो चलते हैं हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है। ये पदार्थ होता क्या है, आखिर पदार्थ होने का कंडीशन क्या क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर, पदार्थ होने का जो पहला कंडीशन है कि इसमें मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। मास मीन्स द्रव्यमान होना चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे सर, यह स्थान घेरना चाहिए, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए क्या? तो स्थान घेरना चाहिए, तो वो क्या होगा? जो स्थान घेरता हो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? तो पदार्थ कहेंगे। और जिसका अस्तित्व का अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रिय करती है, मतलब हमारा जो सेंस ऑर्गन है, क्या सेंस ऑर्गन, हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है वह अगर उसके अस्तित्व का अनुभव करता है तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अगर बात करूं एयर का। किसका? एयर का। चलिए देखिए, क्या एयर में मास होता है? तो आप कहेंगे कि यस सर, मास तो होता है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक गुब्बारा लूंगा और उस गुब्बारे को वेट कर लूंगा। तो सपोज करिए कि उसमें आपका 1 ग्राम का वो गुब्बारा होगा। अब आप कहे सर, इसमें क्या किया मैंने? एयर को भर दिया। एयर भरने के बाद इस गुब्बारे का वजन 1.1 ग्राम हो गया। आखिर ये जो 0.1 ग्राम इसमें जो इसका वेट बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? तो आप कहेंगे सर, क्योंकि इसमें जो एयर हमने फिल किया उसके कारण बढ़ा। तो इस तरह से जो एयर है उसमें मास होता है। उसी तरीके से गुब्बारा फूल गया तो मतलब वह स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है। अब आपके स्किन के द्वारा उसको फील किया जाता है, मतलब उसका जो अस्तित्व है, हवा का अस्तित्व है, आप उसको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव तो कर सकता है आपका ज्ञानेंद्रिय। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एयर है, हवा है, ये क्या है? तो पदार्थ है। अब जैसे मैं आपको कहूँ, क्या मित्रता, क्या यह जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, क्या यह पदार्थ है? आप कहेंगे कि नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ना ही द्रव्यमान है, ना ही स्थान घेरता है। प्रेम, स्नेह, घृणा, विचार, चिंतन, अच्छी आदतें, स्वाद, गंध, शीत, ये सारी चीज़ें क्या है? तो पदार्थ नहीं है। तो ये सिंपल सा चीज़ था हमारा पदार्थ के बारे में। अब यहाँ पर इसके बाद का प्रश्न आता है कि यह जो हमारा पदार्थ है, क्या यह जो हमारा मैटर है, पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? मैटर। तो अभी इसको आपको धीरे धीरे इंग्लिश धीरे धीरे सीखनी होगी, क्योंकि आपको अपना लेवल जो है वो बढ़ाना है। आप कल के डेट में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको भी IIT ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना है, हमको भी AI ट्रिपल ई का एग्ज़ाम देना है, आप सोच रहे हैं हमको भी IIT का एग्ज़ाम देना है, और भी अदर सब चीज़ें हैं उनका एग्ज़ाम देना है, तो कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। हमारी जो यह भाषा है इसमें तो हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, खैर ये तो बात की बात है। इसमें हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न आता है कि यह पदार्थ बना किसका होता है। तो आप कहेंगे कि सर, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में। क्या हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि यह जो पदार्थ होता है यह छोटे छोटे कणों का मिलकर बना होता है। कणों का मतलब क्या?
पार्टिकल्स का बना होता है। किसका बना होता है? तो पार्टिकल्स का बना होता है। अब इस पार्टिकल का स्पेशल नाम जो है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम का मतलब क्या होता है? तो परमाणु। एटम का मतलब क्या होता है? तो परमाणु। इस परमाणु से ही हमारा पदार्थ बना होता है। जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एक पदार्थ बनाता हूँ, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इसमें इस तरीके से एटम अरेंज है, परमाणु अरेंज है, यही छोटे छोटे कण से मिलकर के पदार्थ बना हुआ होता है, यही छोटे छोटे कण से। और इस छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो एटम कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारा परमाणु जब मिलेगा, बहुत सारा एटम जब मिलेगा, तो क्या बनेगा? तो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम लोग जानते हैं अणु के नाम से। क्या चीज के नाम से? तो अणु के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो पदार्थ है, यह पदार्थ एटम से बना है, मतलब परमाणु से बना है, या इस मॉलिक्यूल से बना है? अब आप कहेंगे कि सर, यह तो एटम से भी बना हुआ है और मॉलिक्यूल से भी बना हुआ है। बिल्कुल सही है। अगर आप कहेंगे कि एटम से बना है तो ये भी सही है, आप कहेंगे मॉलिक्यूल से बना है तो ये भी कहेंगे सही है, क्योंकि एटम के मिलने से ही मॉलिक्यूल बनता है। इसलिए क्या होगा, यह हमारा जो पदार्थ है, यह किससे मिलकर के बना हुआ है? तो मॉलिक्यूल से भी कह सकते हैं, एटम से भी कह सकते हैं। अब देखिए, आगे की अगर बात की जाए, क्या पदार्थ के मूल रूप, जैसे जो पदार्थ होता है उसका जो मूल रूप होता है, दो तरह के गुण पाए जाते हैं इसमें। पदार्थ का जो मूल रूप होता है उसमें कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? गुण की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके का गुण पाया जाता है। एक होता है बाहरी गुण, एक क्या होता है? एक होता है बाहरी गुण, और दूसरा होता है क्या? तो आंतरिक गुण। दूसरा क्या होता है? तो आंतरिक गुण होता है। अब बाहरी गुण मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, और आंतरिक गुण का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी। अब यह जो बाहरी गुण का मतलब क्या? जैसे आपके हाथ में पेन है, तो आप उस पेन का रंग, रूप, आकार, शेप, साइज, कलर देख सकते हैं। उसी तरीके से आंतरिक रूप का मतलब क्या हुआ? आंतरिक रूप का मतलब हुआ कि उसके अंदर में एटम किस प्रकार से अरेंज है। जैसे कोई पदार्थ होता है, उसमें एटम कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे NaCl होता है तो उसमें एटम कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। और भी चीज़ें हैं इसके अलग, और भी पदार्थ होता है जिसमें एटम कुछ इस तरीके से अरेंज नहीं होता है। मतलब पदार्थ के अंदर की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो पदार्थ का जो बाहरी गुण है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं। आंतरिक गुण का मतलब क्या हुआ? इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसका मतलब हुआ केमिकल प्रॉपर्टी। क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। बताता है, मतलब जो बाहरी गुण होता है वह फिजिकल प्रॉपर्टी को बताएगा, और रासायनिक गुण जो होगा, यह मतलब एक तरीके से आंतरिक गुण जो होगा वह क्या चीज़ को बताएगा? तो केमिकल प्रॉपर्टी को बताएगा। अब इसको, बाहरी गुण को जो बताएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो आंतरिक गुण को बताएगा उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं पदार्थों का जो भौतिक स्वरूप होता है, उसका भौतिक स्वरूप मीन्स कैसा होता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि पदार्थ कणों से, पहले तो हम लोगों ने इस बात को जाना कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, और यह जो कण है, मतलब वह जो हम लोगों ने देखा था एटम था, पदार्थ जो एटम से मिलकर के बना हुआ है, यह जो एटम है बहुत छोटा छोटा होता है। क्या? तो बहुत ही छोटा छोटा होता है। सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि पदार्थ जो होता है वह कणों से मिलकर के बना होता है। और दूसरा चीज हम लोगों ने जाना भी कि ये जो कण होते हैं या जो एटम होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं।
अब जैसे अगर हम लोग बात करें क्या पदार्थों के कणों का जो गुण होता है, या बोले पदार्थों के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, क्या पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण की अगर बात की जाए, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो किसका पार्टिकल्स, किसका पार्टिकल्स, तो ऑफ मैटर, किसका ऑफ मैटर। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात इसमें है कि पदार्थ का जो कण होता है उसके बीच में खाली जगह होता है। क्या होता है, पदार्थ में जो कण होता है उसमें खाली जगह रहता है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। जैसे ये कोई पदार्थ है, इसमें इस तरीके से पार्टिकल्स, एक मिनट, ये कोई पदार्थ है, इसमें इस तरीके से पार्टिकल अरेंज है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए बीच में जो है ये खाली स्थान है, बीच में जो यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान पाया जाता है, जिसको कि हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि पदार्थ का कण निरंतर गतिशील रहता है। क्या निरंतर क्या रहता है, तो गतिशील रहता है। गतिशील मीन्स मोशन में रहता है, निरंतर मतलब कभी वह रुकता नहीं है। जैसे आपके पास में सॉलिड, जैसे मान के चलिए सॉलिड है और इस तरीके से लिक्विड है और यहाँ पर इस तरीके से गैस है, ये गैस। अब सॉलिड में भी पार्टिकल होगा, इसका पार्टिकल की अगर बात करें तो इसका पार्टिकल जो है, आप कहिएगा कि सर ये जो सॉलिड का पार्टिकल है यह तो स्थिर रहता होगा। नहीं, बल्कि यह स्थिर नहीं रहता, यह अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, यह मूव तो नहीं करता है। वहीं पर इसके पार्टिकल की अगर बात की जाए, वाटर के पार्टिकल की अगर बात की जाए, तो इसका जो पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है उसका, ये कुछ इस तरीके से मूव करते रहता है, ये भी जो पार्टिकल होगा ये इस तरह से मूव करेगा। लेकिन ये मूव, देखिए इसका जो पार्टिकल है मूव नहीं करेगा, ये अपने अपने जगह पर जहाँ पर है वो वाइब्रेट करेगा। जैसे आप अपने जगह पर बैठे हुए हैं, तो आप जो है जब नींद आती है, या मान के चलिए आप कोई बहुत ही अच्छा गाना सुन रहे हैं, तो फिर आप अपने जगह पर हिलने डुलने लगते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हिलता डुलता है, ठीक आप ही की तरह। कौन, तो यह जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर में जो एटम है, सॉलिड के अंदर में जो पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पर की अगर बात की जाए, इसका जो पार्टिकल है, इसका पार्टिकल रन करता है, इसका पार्टिकल क्या करता है, दौड़ता है, किसका, लिक्विड का पार्टिकल। वहीं पर गैस का पार्टिकल की अगर बात की जाए, ये गैस का पार्टिकल है, ये बहुत फास्ट रन करता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों में जो पार्टिकल्स होता है, तीनों में जो एटम्स होता है, तीनों का एटम में डिफरेंस यह है कि ये तीनों में से कोई सिर्फ वाइब्रेट करता है, कोई जो है थोड़ा कम मूव तो करता है, लेकिन उसका स्पीड थोड़ा उस तरीके का नहीं होता है। वहीं पर गैस का जो पार्टिकल्स है, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। अब सेम बात क्या है इसमें, आखिर तीनों में सेम बात क्या है, सेम बात यह है कि तीनों का पार्टिकल स्थिर नहीं है। क्या स्थिर नहीं है, बल्कि यह गतिशील है। ये वाली बात हो गई। अब यहीं पर हम लोगों को एक चीज समझनी है, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या, डिफ्यूजन। तो देखिए हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे किसको, तो डिफ्यूजन को। तो चलिए सबसे पहले अब देखिए थर्ड वाली चीज क्या है, मतलब थर्ड वाली चीज नहीं, बल्कि इसी में हम लोगों को समझना है, एक डिफ्यूजन बोलते हैं,
डिफ्यूज़न, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विसरण। आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में सुना ज़रूर होगा इसके बारे में। डिफ्यूज़न, जैसे एक गैस का जो पार्टिकल है दूसरे गैस के पार्टिकल से मिक्स हो जाना अपने आप में, अपने आप ही डिफ्यूज़न कहलाता है। मतलब जैसे सपोज करिए यहाँ पर इस तरीके से सपोज करिए एक कंटेनर था, इस तरह से एक कंटेनर था, इस कंटेनर में कोई गैस था, इस कंटेनर में क्या था, कोई, इस कंटेनर में क्या था हमारा, एक मिनट, तो देखिए हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं अभी डिफ्यूजन को, क्या चीज़ को, तो डिफ्यूजन, जिसको कि हम लोग विसरण के भी नाम से जानते हैं। मतलब होता क्या है कि एक गैस का पार्टिकल दूसरे गैस के पार्टिकल में स्वतः ही अपने आप ही मिल जाना विसरण कहलाता है। जैसे आपके पास में यहाँ पर ये कंटेनर है, इस कंटेनर में सपोज करिए आपके पास में कोई गैस है, कोई गैस है, ए, सपोज करिए ए टाइप का कोई गैस है। अब आपने इधर से क्या किया, इस कंटेनर को हवा में उड़ेल दिया। यहाँ पर तो एयर पहले से ही मौजूद था, एयर क्या था, पहले से ही मौजूद था। अब ये वाला जो कंटेनर को जब आपने खोला तो इस वाले कंटेनर से गैस का पार्टिकल निकला होगा, इसको आपको मिलाना नहीं पड़ा एयर में, ये खुद ब खुद मिल गया, ये खुद ब खुद इसमें मिल गया। तो यही कहलाता है हमारा विसरण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस यहाँ पर समझते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि बस हम लोग बस जानेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें होती है, और बहुत सारी इसमें टॉपिक्स, सब टॉपिक्स रहती है जिसमें जिसकी चर्चा करनी होती है। अब थर्ड वाली जो चीज़ समझनी है हम लोगों को, वो थर्ड वाली चीज़ है कि पदार्थ में जो कण होता है, पदार्थ में जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक दूसरे को क्या करता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मीन्स आकर्षित करता है। थर्ड में जो हम लोग देख रहे हैं, थर्ड में कि अट्रैक्ट करता है पार्टिकल एक दूसरे को, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। क्या करता है, तो आकर्षित करता है। मतलब यहाँ पर जो आप ये जो मैटर देख रहे हैं, इस मैटर में ये जो पार्टिकल देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल देख रहे हैं, ये पार्टिकल ए है, मान के चलिए ये पार्टिकल बी है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, ये जो ए पार्टिकल है और ये जो बी पार्टिकल है, अब ये बी जो पार्टिकल है यह ए को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, वहीं पर यह जो ए पार्टिकल है वह बी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। किस नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या आप कहते हैं इसको क्या, अंतराण्विक बल। क्या, अंतराण्विक बल भी बोलते हैं। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतराण्विक बल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात की जाए, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात की जाए, क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था की अगर बात की जाए, तो ये जैसे देखिए सबसे पहले
पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक को हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो एक होता है ठोस, जिसको कि सॉलिड कहा जाता है। एक होता है द्रव, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, तो लिक्विड। एक होता है गैस, जिसको कि हम लोग गैस ही बोलते हैं। ये होता है। अब देखिए, ये तो 3 अवस्थाएं हो गई। अब यहाँ पर अगर ठोस को गर्म किया जाए, ठोस को गर्म किया करने पर क्या बनता है, या लिक्विड बनता है। वहीं पर लिक्विड को फिर फर्दर गर्म करने पर ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब देखिए, ये ठोस जो है, ये ठोस, ठोस में भी पार्टिकल्स होता होगा, ठोस में भी पार्टिकल्स होता होगा, ठीक है। लिक्विड में भी पार्टिकल्स होता होगा, क्या लिक्विड में भी पार्टिकल्स होता होगा। उसी तरीके से गैस में भी पार्टिकल्स होता होगा, क्या इस तरीके से गैस में भी पार्टिकल्स होता होगा। अब यह बताएं, ठोस में जो पार्टिकल्स होगा, इसके बीच में भी आकर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये भी यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, ठोस के पार्टिकल में होगा, या द्रव के पार्टिकल्स में होगा, या गैस के पार्टिकल्स में होगा। तो आप कहेंगे सर, ठोस का जो पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी नज़दीक रहता है, इस तरह से नज़दीक रहता है, इस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल ठोस के पार्टिकल्स में ज़्यादा होगा। उससे कम होगा कहाँ, तो लिक्विड का पार्टिकल्स से थोड़ा दूर दूर रहता है। तो ठोस के पार्टिकल के कंपैरिजन में, ठोस के पार्टिकल के तुलना में द्रव में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, तो आप कहेंगे सर गैस में होगा। किसमें होगा, तो गैस में होगा। तो ये हो गया ठोस, द्रव और गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक तरीके से आप कहें तो क्या कंपैरिजन तीनों में। अब जैसे देखिए, ठोसों का गुणधर्म की अगर बात की जाए, क्या ठोस के गुणधर्म की अगर बात की जाए, किसके, ठोस के, ठोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की अगर बात की जाए, तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब अगर बात की जाए ठोस का, क्या इसको अधिक दबाया जा सकता है, किसको, ठोस को, तो इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है, ठोस को ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। वहीं पर इसका घनत्व की अगर बात की जाए, क्या ठोस के घनत्व की अगर बात की जाए, क्या चीज़ की, घनत्व की बात की जाए, तो इसका घनत्व काफ़ी उच्च होता है। ठोस का घनत्व द्रव की अपेक्षा में, गैस की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो घनत्व है, अब इस वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं, घनत्व आखिर होता क्या है। चलिए इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर हम लोग आगे में इसको देखेंगे। चलिए देखिए, घनत्व आप पढ़े होंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि घनत्व को बोलते हैं क्या, डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम बोला जाता है इसको। क्या, घनत्व को डेंसिटी भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला यही है, यही है। तो अब जैसे देखिए, घनत्व की अगर बात की गई, और घनत्व का एस आई यूनिट की अगर बात की जाए, क्या एस आई यूनिट की अगर बात की जाए, तो ये एस आई यूनिट क्या, देखिए मास का एस आई यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर किलोग्राम होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, इस मास का एसआई यूनिट क्या, किलोग्राम होता है। अब मैं कहूँगा ये वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका जो होता है ये मीटर क्यूब होता है। तो अब देखिए, मास बाय वॉल्यूम है, क्या मास बाय वॉल्यूम है। अब मास का एसआई यूनिट क्या हुआ,
किलोग्राम हुआ। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब हुआ। इस तरीके से किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया इसका तो घनत्व का एसआई यूनिट। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या जो ठोस है ये बहता है? तो आप कहेंगे सर यह ठोस जो है बहता नहीं है, ठोस बहता नहीं है। क्या ये अपने बर्तन को पूर्णतया भर पाता है? ठोस जो है क्या यह बर्तन, जैसे इस एक आपके पास में इस तरीके से वेसल है, बर्तन है, आपने सपोज करिए ये आपके पास में ये जार है, इस जार में आपने चीनी भर करके रखा है। क्या रखा है? इस तरीके से चीनी भर करके रखा हुआ है इस जार में। आपके घर में जार होगा चीनी का तो उसको भी आप देख सकते हैं, तो देखेंगे छोटा छोटा गैप रहता है, छोटा छोटा गैप रहता है चीनी के बीच में। मतलब यह जो चीनी है, यह किसी भी चीनी हो या नमक हो, है ना, ठोस पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप उसमें बर्फ रख दें, तो ठोस पदार्थ अपने बर्तन को पूर्णतया नहीं भर पाता है, पूर्णतया नहीं भर पाता है। अब वहीं पर अगर द्रव की बात की जाए, किसकी? तो द्रव की बात की जाए तो द्रव की डेंसिटी की अगर बात की जाए, किसके? द्रव की डेंसिटी ठोस से कम होती है। द्रव का जो घनत्व है, द्रव का जो घनत्व है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर सॉलिड लिखता हूँ, इसको इस तरह से एल से लिक्विड में लिखता हूँ, तो इन दोनों में ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? तो आप कहेंगे सर सॉलिड का होगा, इसका कम, लिक्विड का कम होगा। अब इसके आकार और आयतन की अगर बात की जाए, किसकी? लिक्विड की। तो लिक्विड का मतलब द्रव का जो द्रव है इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन इसका क्या होता है? आयतन मतलब इसको वॉल्यूम बोलते हैं, इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब इसका पीछे का रीजन थोड़ा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा वॉल्यूम क्या होता है। जैसे देखिए आपके पास में इस तरीके से एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम कहते हैं 1 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? 1 लीटर पानी इस कंटेनर को पूर्णतया भर देता है। तो हम कहेंगे कि यह जो कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है 1 लीटर का है। इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर का है। बात समझ में आई? जैसे सपोज करिए आपके पास में ये एक दूसरा कंटेनर है, मैं कहता हूँ कि ये जो कंटेनर है इसमें 500 ml पानी इसको भर देता है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, क्या होगा? तो 500 ml का होगा। मतलब जो आपके पास में जो बर्तन है, उस बर्तन को अगर कोई लिक्विड, जितना लिक्विड उसको भर देता है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो अब अगर बात की जाए, जैसे आपके पास में एक ये बर्तन है, एक ये बर्तन है, और इसमें आपने 100 ml वाटर रखा है, फिर इस 100 ml ऑफ वाटर को इसमें डाला, तो ये तो 100 ml ही रहा ना, मतलब इसका आयतन तो बदला नहीं, इसका आयतन नहीं बदला। लेकिन क्या होगा अब? देखिए जैसे देखिए आपके पास में अब इस तरीके का बर्तन है, अब यहाँ से पानी आपने इसमें डाल दिया, लेकिन इसका देखिए वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा, 500 ml का वॉल्यूम था, या 100, जैसे मान के चलिए ये इसमें 100 ml ऑफ वाटर था, इसमें आपने डाला तो इसमें भी आया 100 ml ऑफ वाटर। इसका वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम चेंज हुआ? तो आप कहेंगे नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अब मैं कहूँगा इसका आकार चेंज हुआ क्या इस पानी का? बोलेंगे हाँ, इसका आकार कुछ इस तरीके का हो गया, देखिए यहाँ पर इसका आकार बदल जाएगा। तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। अब अगर बात की जाए क्या यह बहता है, क्या यह बहता है? तो आप कहेंगे यस, यह बहता है, आसानी से बहता है।
और ये अपने बर्तन को पूर्णतया भर पाता है। ये अपने बर्तन को पूर्णतया, अगर मैं पूछूं आपसे क्या यह बर्तन को पूर्णतया भरता है, तो यह भी बर्तन को पूर्णतया नहीं भरता है, कंप्लीटली नहीं भरता है। और अगर गैस वाली अवस्था की बात की जाए तो इसका जो है ना ही आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। डेंसिटी की अगर बात की जाए, किसकी घनत्व की अगर बात की जाए, तो इसका घनत्व सबसे कम होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉलिड, और ये लिक्विड, और ये गैस, और यहाँ पर ये डेंसिटी है। ये क्या है? डेंसिटी है, मतलब घनत्व है। अब सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? तो सॉलिड का होगा। सबसे कम डेंसिटी किसका होगा? तो गैस का होगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी जो है सॉलिड से कम होगा, और लिक्विड से भी कम डेंसिटी गैस का होगा। ठीक है, अब इसका अभी हम लोग देखें कि इसका ना ही आकार और आयतन दोनों में से कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसको आसानी से दबाया जा सकता है, इसको आसानी से दबाया जा सकता है ना। ये भी आसानी से बह सकता है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या यह अपने बर्तन को पूर्णतया भर पाएगी? तो यस, ये अपने बर्तन को कंप्लीटली भर पाएगी। अब देखिए, सॉलिड क्या पूर्णतया भर पाया था बर्तन को? नहीं भर पाया था। लिक्विड क्या भर पाया था? नहीं भर पाया था। गैस कंप्लीटली भर पाया। आज का ये वीडियो लेक्चर बस यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, और भी हो सकता है कि इस वाले टॉपिक पे 2 और वीडियो आए, या हो सकता है कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। लेकिन एक वीडियो में समाप्त तो नहीं होगी, हो सकता है कि 2 से 3 वीडियो आए। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।